अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया संजय दीक्षित जी ने, बहुत शुक्रिया सर, क्या क्या पाएँ, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते सर, आपका चैनल भी देखते रहते हैं और बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिलता है और कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ आपकी बात सुने और उससे कुछ सीखें। लेकिन सर आज हम 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो ऑब्वियसली जी। पाकिस्तान की तो बात करेंगे ही, साथ ही होली भी है आज और सबसे पहले सब लोगों को बहुत होली मुबारक आपको भी और जो लोग हमें देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं उनको भी होली की बिल्कुल, बिल्कुल। मुबारकबाद। सभी को बहुत-बहुत मुबारक। एक्चुअली इस बार भी होली जो है वो अलग-अलग दिनों पे है। यानी कि कुछ जिसको बोलते हैं एक तो होलिका दहन होता है, जो होली जलाई जाती, जी, तो वो तो कई जगहों पे कल हो गई, जैसे हमारे यहाँ कल हो गई जी। और कई जगहों पर आज है। तो इसी तरह से खेलने वाली भी कई जगहों पर आज हो गई, जैसे हमारे यहाँ आज हो गई और कई जगहों पर कल है। तो बिल्कुल, इसलिए क्योंकि आप मैंने एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड बधाइयाँ हम लोग दे सकते हैं कि भई आज के लिए भी, कल के लिए भी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो सर ट्विटर पे लगा भी दिया था, वो शोले में गब्बर सिंह पूछता है ना कब है होली? तो मैंने भी वो लगा दिया था कि कब है होली? पता तो लगे कब है। लेकिन मैंने ये इवेंट जो होता है ना कि वो जलाने वाला, वो भी मैंने कराची में जब मैं स्कूल में थी और वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स थी हिंदू, तो वहाँ उनके साथ मैंने मनाया है और देखा है। और कलर वाली तो ख़ैर बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा मज़ा आता है उसमें। तो सर ये बताइए ना कि मनाई क्यों जाती है? कहते तो ये है कि भाई ये जो है एक कहना चाहिए स्प्रिंग फेस्टिवल के तौर पे भी देखा जाता है इसको, लेकिन एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से है ये? इसकी जो पौराणिक कथा है वो ये है कि एक राक्षस हुआ करता था। मतलब हुँ, राक्षस हमारे यहाँ जो है ना, जो मिसगाइडेड ह्यूमन बीइंग है उनको राक्षस कहा जाता है। वो कोई अलग से नहीं आते, कोई ये कोई स्पेशल हुआ करते हैं। तो वो एक जो है वो बहुत ही अ, जिसको कहें क्रूर और रावण। सैवेज सैवेज किस्म का, हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा था। अच्छा, तो ओके। उसकी जो हरकतें थी वो इस तरह की थी कि उसको राक्षस कहते थे लोग, कि राक्षस प्रवृत्ति का है। तो राक्षस ये एक प्रवृत्ति होती है। जैसे रावण भी तो है, रावण तो बहुत उच्च कुल का था, वो तो ब्राह्मण था हुँ, और पुलस्त्य ऋषि का नाती था वो तो, लेकिन उसके कर्म के कारण उसको राक्षस कहा गया। क्योंकि कई बार जो है, जो नॉन हिंदूज होते हैं, और नॉन हिंदूज क्या, आजकल तो कम्युनिस्टों ने हिंदुओं को भी उसी में कलर कर दिया है। तो उनको अंतर पता नहीं होता कि ये जो सारे के सारे जिसको हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था कहते हैं, ये एक्चुअली इट्स अकॉर्डिंग टू कर्म, कर्म से आती है। महाभारत में तो इसके ऊपर पूरे पूरे एक दो दो चैप्टर हैं अलग अलग, कि पीपल कैन मूव अप एंड डाउन द लैडर। अब अंग्रेजों ने आके इसको फिक्स कर दिया। खैर, दैट्स फॉर सम अदर टाइम। तो ये जो राक्षसी प्रवृत्ति का जो राजा था हिरण्यकशिपु, उसके यहाँ एक उसका जो बेटा हुआ, वो बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो उसको ये पसंद नहीं आता था, तो उसने उसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। उसने देखा कि ये नहीं मान रहा है, तो उसको मारने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। और वो हर बार जो है, वो जो भी उसको कहते कहीं से कहीं से उसको फेंकवाया तो भी वो बच गया। और भी काम किए, वो भी बच गया। तो फिर उसने अपनी बहन से कहा, कि बहन भी जो थी उसकी उसी की प्रवृत्ति की थी, और उसको एक वरदान प्राप्त था। उसके पास एक कोई कपड़ा था, उसको पहन के वो आग से जल नहीं सकती थी, इस तरह का उसको वरदान था। तो उसको कहा, तो वो आग जला के और उसमें प्रहलाद को लेके, प्रहलाद जो उसका बेटा था हिरण्यकशिपु का, उसको लेके उसमें बैठ गई और वो तो जल गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो ये अच्छाई की बुराई के ऊपर विजय के सिंबल के रूप में ये होलिका दहन होता है। ये इसके पीछे का जो होलिका दहन का है। बाकी हाँ, इट इज़ अ स्प्रिंग फेस्टिवल ऑल्सो, क्योंकि नए अनाज की आवक शुरू होने का टाइम आ गया होता है, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं कि भाई अब सर्दी जो है वो गई पीछे। जी। और वैसे तो बसंत होता है, जो आप जानती हैं, बसंत पंचमी। हुँ, जी। पहले तो पाकिस्तान में भी छुट्टी होती थी बसंत की, अब नहीं होती शायद। और वो पता नहीं होली की होती है कि ये नहीं होती है। आज तो सुना पंजाब यूनिवर्सिटी में हमला कर दिया कुछ बेचारे हिंदू स्टूडेंट्स के ऊपर। अच्छा। नहीं, ये न्यूज़ मैंने अभी तक नहीं सुनी है, लेकिन हाँ, हो ये सकता है अभी हुआ अभी हो। देखी थी मैंने कि कोई ग्रुप है, और उन्होंने तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से हाँ। परमिशन लेके होली मना रहे थे वो, और उनके ऊपर भी हमला कर दिया।
नहीं, बहुत गलत है। लेकिन सर, बसंत की जो आप बात कर रहे हैं, बसंत इसलिए मना की गई है यहाँ पर क्योंकि ये जो डोर बनाने लगे ना, जिससे बहुत लोगों को नुकसान हुआ, कई लोगों की जानें गई, वो कंट्रोल नहीं हो रही थी गवर्नमेंट से किसी तरीके से, कि वो जो एक अजीब किस्म की डोर बनाते हैं ना उसके लिए, काइट के लिए, तो उससे लोगों के गले कट रहे थे और क्या कुछ हो रहा था, वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, बहुत लोगों की जानें गई, बच्चों की जानें गई, तो फिर इन्होंने उस पर जो है रोक लगा दी कि जी अब नहीं नहीं बना सकते उसका, और कोई उसमें कोई और चीज नहीं है कि कोई किसी किस्म का कोई रिलीजन या कुछ करके वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल है होनी चाहिए, बसंत भी होनी चाहिए और होली भी होनी चाहिए। मैं तो जिन लोगों को जानती हूँ पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी से हैं, जो सबकी विशेष आई हैं, इनफैक्ट कॉल्स भी आई हैं बहुत लोगों की, कराची से, सिंध से और रावलपिंडी से भी। लेकिन अब देखें कि सर, साथ साथ ये भी मैंने देखा कि बहुत इस त्योहार पे भी, जैसे दिवाली पे कहते हैं ना इंडिया में, क्रैकर्स ना चलाओ जी, ये ना करो, तो इसी तरीके से इसमें भी हम सुनते हैं कि जी कलर्स को वो कहते हैं ना खेलें, पानी ना जाया करें, इस किस्म की चीजें सर निकल कर आ रही है, लोग कह रहे हैं। इस ऐसा बार तो क्यों होता बहुत है? कम है, इस बार तो अच्छा। बहुत कम है क्योंकि ज़्यादातर ये काम जो थे ये हमारे बॉलीवुड वाले किया करते थे, हम्म। अल्ट्रा सेक्युलर बनने के चक्कर में। तो जो है तो सर, सबसे ज्यादा तो गाने देश हमने उसी में देखे हैं, होली के लेकिन शुरू आप से। अगर देखें बॉलीवुड को, कि बॉलीवुड का आप हम्म। देखें तो बॉलीवुड का कैरेक्टर जो है वो पिछले 20-25 साल में बहुत बदला है। हम्म। और यहाँ पूरी तरह से कि जो हम कहें लेफ्टिस्ट नैरेटिव है वो हावी हो गया, और उस लेफ्टिस्ट नैरेटिव के चलते हिंदू तीज त्योहारों की, हिंदू परंपराओं की, उनका मखौल उड़ाना, उनका मजाक उड़ाना, ये बड़ी आम बात हो हम्म। गई थी। अब इसका जो रिएक्शन हुआ आप जानती हैं, जो बायकॉट बॉलीवुड वाला जो रिएक्शन हुआ था उसमें इनकी हालत खराब हो गई। अब जो है, इसलिए इस साल आपने देखा होगा कि कोई भी बॉलीवुडिया नहीं बोला है कि होली में आप पानी कम इस्तेमाल करें। कि बॉलीवुड की तरफ से किसी की तरफ नहीं आया, इक्के दुक्के कोई छुटभैये नेता वेता कुछ बोले होंगे तो बोले होंगे, लेकिन एक शब्द नहीं आया बॉलीवुड की तरफ से इस सर, बार। सिर्फ बॉलीवुड तो नहीं, आपके तो क्रिकेटर्स भी इस तरह की बातें किया करते हैं। इस बार आपने देखा क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा, क्योंकि बहुत से क्रिकेटर्स अब और तो होली दूसरी खेल फील्ड ली के गई लोगों को भी हमने आधे देखा। भारत में। तो ये यही वाली बात है लेकिन ना कि होना चाहिए सर, खेलना चाहिए, बिल्कुल बड़ा खूबसूरत एक एक्शन का फेस्टिवल है। रिएक्शन होता है। इन लोगों ने पूरा का पूरा जो है इसको इसी बहाने जो है ये स्थिति हो गई कि जो हिंदी सिनेमा है उसमें से हिंदी गायब हो गई, ये भी हुआ। तो वो पूरी की पूरी हिंदुस्तानी के नाम पे उर्दू घुस गई उसके अंदर। तो इन सब चीज़ों का रिएक्शन हुआ। नेचुरली कोई एक्शन होगा तो फिर उसका रिएक्शन होगा। तो उसको ये कहते हैं कि ये देखिए साहब, ये रिएक्शनरी लोग हैं। रिएक्शनरी, भाई एक्शन तो तुमने किया था ना, तो रिएक्शन होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? सर, उर्दू भी तो सर हिंदुस्तान की जबान है, और वो तो बहुत सारी लैंग्वेजेस से मिलकर बनी है, आप तो ज्यादा जानते होंगे, तो नहीं, उसमें वो तो मैं कोई। जानता हूँ, लेकिन मैं एक ही देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, हम्म। बोल भी सकता हूँ, आप जानती। तो मैं तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि चूंकि मैं उर्दू जानता समझता हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा और अथॉरिटी से बोल सकता हूँ। ये उर्दू में भी जो है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं शेर व शायरी में बहुत शौक़ रखता था, और कई सारे ग्रुप्स वगैरह बने कि, और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं इनमें मैं रहा करता था। और मैंने देखा कि ये जो है, ये पूरा का पूरा जो शेर व शायरी और ये जो उर्दू अदब का मामला है, ये बड़ा एक रिस्ट्रिक्ट होके एक एलीट ग्रुप में रह गया है। तो मैंने ये प्रपोज़ किया कि भई इसको जो है ना, इसको आप बजाय पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखने के, या नस्तलीक जिसको बोलते हैं, हम्म। उसमें हम्म। लिखने के जो है, लेट अस ट्राई एंड प्रोपेगेट इट, इसको पॉपुलर करें, इसको मैसेज तक ले जाने के लिए इसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखने की आदत डाली जाए। हम्म। तो इसको लेके तो आई वाज़ हाउंडेड, मेरा मजाक बनाया गया और मेरे को कम्युनल करार कर दिया गया। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं बताता हूँ तुमको, अब आप देख सकते हैं कि वो लोग कहाँ हैं और हमारी आवाज़ कहाँ है। तो ये बिल्कुल। इस तरह का इन्होंने उर्दू को एक रिलीजन की लैंग्वेज बना दिया। इंडिया में भी किया इन्होंने, ऐसा ही पाकिस्तान है में तो सर, किया होना ही नहीं किया, चाहिए जी। और पाकिस्तान में तो यहाँ तक कि ग्रामर तक चेंज करने की हम्म। कोशिश की गई। जैसे आपको एग्जांपल दूं, जैसे मस्जिद है तो मस्जिद का जो प्लूरल है तो भारत में तो मस्जिदें कहेंगे, हम्म। लेकिन पाकिस्तान में वो मसाजिद हो गया। हाँ।
पाकिस्तान में उसका जो है उसको भी अरबिक अंदाज में, पर्शियन अंदाज में ले आया गया। तो ये इसको पूरी तरह से एक रिलीजन के साथ आइडेंटिफाई करने के कारण जो है वो भारत में भी उसका रिएक्शन हुआ कि अच्छा कि भाई ये एक तरफ तो उसको तुम रिलीजन से आइडेंटिफाई करते हो और दूसरी तरफ हमारे ऊपर थोपते हो, तो फिर ठीक है, हम भी जो है अपनी चॉइस करेंगे। तो ये जो है मेरा तो क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छी तरह स्टडी किया है। आपने मेरी किताब पता नहीं पूरी पढ़ी कि नहीं पढ़ी अभी तक। सर पढ़ी है, सबसे पहले आप ही की बुक मिली थी सर, बिल्कुल पढ़ी है डेफिनेटली। लेकिन सर लैंग्वेज की जैसे हम बात कर रहे हैं, मुझे अभी तक यही समझ नहीं आई, दही होता है कि दही होती है? हमें कोई कहते दही दही रखा है, कोई कहता है दही रखी है। नहीं, दही तो तो मैं होता आज है। आपसे पूछूंगी सही दही होता है कि दही होती है, दही ये होता बताइए। है, दही होता है, दही अच्छा। होता है, दही रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे दोनों इस्तेमाल होते हैं। मगर सर अगर हम पाकिस्तान की तरफ आए और पाकिस्तान की बात करें थोड़ी, तो सर क्या इसमें देख मैं रहे हैं थोड़ा सा आप? और ऐड कर दूं, ये जी जी उर्दू जी। है खैर हमारे यहाँ तो ये चल नहीं पाया क्योंकि ये भारत में तो सारी भाषाओं को बराबरी का दर्जा शुरू से ही दे दिया गया। और आप ये देखिए कि जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी सबकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे आपके साउथ इंडियन स्टेट्स जिनकी हैं उनकी सबकी अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज है। वो ठीक। कोई उनके ऊपर हिंदी थोपी नहीं जाती। सही। सेंटर की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ज़रूर है, लेकिन इंग्लिश भी है साथ में। तो अगर ऐसी स्टेट से जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, उनसे कोई करस्पॉन्डेंस करनी होती है, तो इंग्लिश का यूज़ करते हैं। और सब जो है वो अपनी भाषा को लेके चलते हैं, अपनी जो भाषाई पहचान है उनको, जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, उस पे बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं और उसमें अच्छा खासा सभी में लिटरेचर है। और चाहे वो कन्नड़ा हो या तमिल हो या तेलुगु हो, मलयालम हो, मराठी हो, गुजराती हो, सबकी अपनी-अपनी एक पहचान है। पाकिस्तान में तो उर्दू थोपी गई है सबके ऊपर आप भी जानती हाँ, हैं। बिल्कुल, ऐसे ही और है। आपका बांग्लादेश जो अलग हुआ, उसका भी एक मुख्य कारण यही था बिल्कुल, क्योंकि उनके ऊपर लैंग्वेज। उर्दू थोपने की हुँ, कोशिश की गई थी। तो इसलिए यहाँ जो है वो भाषा का मामला अलग है। इसलिए जब बॉलीवुड ने ये थोपने का प्रयास किया, इनडायरेक्टली ही किया भले, तो ये पकड़ा गया। हुँ, और जब वो पकड़ा गया तब उसका रिएक्शन हुआ। फिर उसका जो रिएक्शन हुआ तो फिर इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे, जिसको मैं कई कई बार कहता हूँ ना कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ टेरिटरी, इट इज़ एन आइडिया। तो वो एक सेपरेटिज़्म, सुप्रीमेसिज़्म का एक आइडिया है। हुँ, तो ऐसे लोग हमारे बॉलीवुड में भी बहुत सारे निकले। हमारे बिल्कुल। जावेद अख्तर साहब भी उन्हीं में से एक हैं जावेद अख वैसे। बिल्कुल, मैं भी उन्हीं का नाम लेने लगी थी जावेद अख्तर साहब का, आजकल बड़े फ़ेमस हुए हुए हैं। लेकिन सर वही जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो आईएमएफ आप देख ही रहे हैं कि बार-बार आईएमएफ के साथ बातचीत चलती है, डायलॉग्स होते हैं और उसके बाद वो फिर जो है मज़ीद कोई कंडीशंस दे के और कहते हैं ठीक है अब ये भी करो। तो एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इंडियन इन्फ्लुएंस है, इंडिया जो कहेगा अमेरिका वही करेगा। ये कहाँ तक बात ठीक है आपके ख्याल से? मुझे तो नहीं लगता क्योंकि जो अमेरिकन सिस्टम जो है, वो तो कोई भारत से बहुत प्रसन्न नहीं है। दे आर नॉट वेरी हैप्पी। उसका कारण हुँ, भी है क्योंकि इंडिया जो है वो अपना इंडिपेंडेंट स्टैंस ले रहा है। देखिए, मोदी जी आए 2014 में, उसके बाद से उन्होंने एक थोड़ा-सा वेस्ट के नज़दीक जाने का प्रयास किया, कोशिश की और रिपब्लिकन टाइम में वो थोड़ा ठीक-ठाक चला भी। लेकिन जब से ये पूरा का पूरा ये डेमोक्रेट सिस्टम आया है, इनके यहाँ भी देखिए आप अमेरिका में एक बड़ा भारी चर्ण है। क्योंकि जो इनका पूरा का पूरा जो वर्ल्ड हेजिमनी थी, वो खतरे में पड़ गई और फिर जो वर्ल्ड हेजिमनी को एडवांस करने के लिए इन्होंने यूक्रेन को आगे करके और भिड़ाया जाके रशिया से, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यूक्रेन यदि न्यूट्रल रह जाता तो पूरी दुनिया के लिए ठीक होता, यूक्रेन के लिए भी ठीक होता। वहाँ पे उन्होंने पहले तो एक वो मैदान रिवॉल्यूशन टाइप का करवाया और जो यांकोविच था, जो रशिया के साथ ठीक-ठाक रिलेशंस रख के चलता था, उसको वहाँ से हटवाया। यही आपकी ये विक्टोरिया न्यूलैंड जो थी, ये वहाँ जाके ये सब करवा के आई थी और उसके बाद फिर अपना पपेट बिठाया या ज़ेलेंस्की के नाम का और उससे जो है इनसे लड़ाई करवाई और उसको लगातार फ़ीड किए जा रहे हैं। उसको रशिया से किसी भी तरह का
एग्रीमेंट नहीं करने दे रहे हैं, वो केवल इसलिए कि जैसे इनके जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है, ये इनके जो डॉलर हेजिमनी है, ये सब चलती रहे। अब इसमें जो है ये पाकिस्तान की ये चीज़ें समझ में नहीं आती। भारत में तो चूँकि ये सारी चीज़ें समझी हुई हैं, तो आप देखिए वो बहुत तरीके से चला रहे हो, तो अमेरिका से भी रिलेशन रखते हैं, रशिया से भी रिलेशन रखते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट होना पहचान यही रखते हैं। चाहिए। हुँ, और अपने इकोनॉमी पर कंसंट्रेट करते हैं, ये देखते हैं कि भई हमारे लोग जो हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, दैट इज़ टॉप मोस्ट। हुँ, और इस वजह से ये ठीक चल रहा है। फिर अगर आप ये आईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो आईएमएफ तो नचाएगा, क्योंकि आईएमएफ को भी ट्रस्ट नहीं है ना। जी, पाकिस्तान की लीडरशिप पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। तो अब आप ये देखिए 23 बार जा चुके हैं आईएमएफ के पास में। अब ये 23 बार जाने का क्या मतलब हुआ? 12 बार तो मेरे ख़्याल से पिछले 20 साल में जा चुके हैं। तो बिल्कुल। अगर आप बार-बार आईएमएफ के पास जा रहे हैं, वो आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो आप फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपको एक अगले प्रोग्राम में जाना पड़ता है, एक प्रोग्राम हाँ, ख़त्म होते ही दूसरे प्रोग्राम में जाना पड़ता है। आपके मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि साहब कि अगर 1.1 बिलियन डॉलर मिल भी जाएगा आईएमएफ से, ये डील हो भी जाएगी, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुँ, फिर से जाना पड़ेगा इसके अंदर जून में, जी, जून में। हुँ, तो मेरे ख़्याल से तो लीडरशिप ने अपने लिए कोई ऐसे दलदल खोदा है कि जिसमें से ये निकल ही नहीं सकते। अब उसकी एनालिसिस करेंगे तो फिर बहुत पीछे भी जाना पड़ेगा, वो सब हुँ, देखना पड़ेगा कि पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे बना, और जो कन्फ्यूज़न है, बेसिक हुँ, कन्फ्यूज़न जहाँ से शुरू होता है कि इस्लामिक भी हैं और रिपब्लिक हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं। बिल्कुल। मैं आईएमएफ को ये कहना कि साहब कि वो इंडिया की तरफ से कह रहा है, तो इंडिया से तो पर अमेरिका सही पूछे तो इंडिया से ज़्यादा परेशान है, पाकिस्तान से हुँ। उतना परेशान नहीं है। क्योंकि इंडिया जो है वो अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी असर्ट कर रहा है पूरे विश्व में। बिल्कुल जी। लेकिन सर साथ-साथ अगर हम इमरान खान की बात करें, इमरान खान अक्सर जो पहले आर्मी चीफ थे, कमर जावेद बाजवा साहब, उनको भी कहते रहते हैं जी इनका तो कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए, अभी रिसेंटली उन्होंने कहा। फिर उसके अलावा भी वो इमरान खान का कहना है कि जी मेरे मुहाफ़िज़ों से मुझे खतरा है। ये मतलब सब यही समझ रहे हैं कि इसका मतलब है आर्मी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बार-बार इमरान खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं एक तरह का। कैसे सर खुश तो ख़ैर आप होंगे, वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन खुशी के अलावा क्योंकि आप लोगों का काम इमरान खान फ्री में कर रहे हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए मतलब पहले आप लोगों को देखिए, मेहनत करनी मैं पड़ती एक थी, बात आप हो आपको गए, बताऊँ, मेजर गौरव हो गए, सब लगे होते थे। अब इमरान खान आप सबका काम अकेले सँभाला हुआ है, बेचारे ने। हमें इमरान खान से और पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान में जो ये नेता और मिलिट्री और ये सब लोग मिलके कर रहे हैं, उससे हमें तो बहुत खुशी होती है। देखिए, हम हमारा एक सब्जेक्ट तो डेली का रिज़र्व ही है कि हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। तो हमें कंटेंट जनरेट करने में आसानी होती है। तो इसलिए जैसे थे यूट्यूबर्स की बात करें, तो यूट्यूबर्स आर वेरी हैप्पी विद पाकिस्तान। बिल्कुल, सर वो तो पाकिस्तान के भी हैप्पी हैं। सुबह उठ के मैं भी कहती हूँ आज आज कौन-सी चवल मारी है इमरान खान ने, वो चेक करते हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये आपको ये क्या चेंज लग रहा है, किसी किस्म का कोई बदलाव आया है कि अब एस्टेब्लिशमेंट को खुल्लम-खुल्ला जो है वो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस तरह से बात कर रहे हैं? मुझे लगता है वो वही वाली बात है कि पहले तो किसी की हिम्मत होती नहीं थी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस तरह से बात कर सके, लेकिन चूँकि एस्टेब्लिशमेंट में खुद में डिवीज़न है, तो उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। हुँ, और एस्टेब्लिशमेंट में खुद में डिवीज़न है, वो इससे प्रूव हो रहा है कि इतना सब होने के बाद भी उनका कुछ नहीं हो पा रहा। वरना तो यही एस्टेब्लिशमेंट है जिसने तो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उठा के न केवल बंद कर दिया, उसको फांसी पे लटका दिया। तो इसके पास ऐसी कौन-सी कमी है? ये कोई बहुत पब्लिक सेंटिमेंट की परवाह करता हो, ऐसा भी नहीं है। ये कोई बहुत अमेरिका की परवाह करता हो, ऐसा भी नहीं है। आजकल थोड़ा हो सकता है कि भई पैसे-वैसे कम हैं, और आज ही मैं देख रहा था, वीडियो चल रहा था हमारे हिंदुस्तान टाइम्स के ऊपर, उसमें बेचारे खैबर पख्तूनख्वा के जो पुलिस वाले थे, वो कह रहे हैं कि साहब हमारे पास तो ना तो खाने को रोटी है,
और ना हमारे पास फ्यूल है कि हम गाड़ी में बैठ के कहीं जा सकें, तो हम ये आलू प्याज वाली टमाटर वाली जो ट्रक है इसके ऊपर बैठ के जा रहे हैं ड्यूटी करने। तो अब ये जो डिवीजन है विद इन एस्टैब्लिशमेंट, उसका फायदा उठा रहा है इमरान खान। वरना अगर ये डिवीजन ना हो तो मुझे नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट को, जो पाकिस्तान की स्थिति रही है हमेशा से, उसको 5 मिनट भी लगे इनको टैकल करने में। आखिरकार ये इनको हटवाया तो डिवीजन था उन्होंने, लेकिन सर, ये उसके डिवीजन बाद भी कराई भी डिवीजन परसिस्ट कर रहा है। तो सर, ये डिवीजन कराई भी तो इमरान खान नहीं है, सब लोग यही कहते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। कराया तो इमरान खान ने है, लेकिन उनको विलिंग पार्टनर मिले ना एस्टैब्लिशमेंट में, पहले नहीं मिलते थे। हम्म, पहले तो ये होता था कि भाई मिलिट्री में डिवीजन नहीं होता है कि हाँ ठीक है, जो कोर कमांडर्स की मीटिंग में जो तय हो गया वो फाइनल है, एवरीबॉडी इज गोइंग टू फॉलो। लेकिन अब तो कोर कमांडर्स में ही डिवीजन है, वहाँ बैठ के कुछ तय ही नहीं होता। मैं तो देख रहा हूँ बहुत दिनों से कोई मीटिंग ही नहीं हुई इनकी आपस में। हम्म, बिल्कुल। लेकिन सर, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में अगर आईएमएफ से कुछ इनको मिल गया लोन थोड़ा बहुत, जाहिर है फिर जून में कह रहे हैं दोबारा जाएंगे, और साथ ही साथ इमरान खान जो कह रहे हैं कि जी दोबारा से इलेक्शंस करवाए जाएं, आपको लगता है ये दोबारा इमरान खान आ सकेंगे और आईएमएफ से जो लोन अभी मिलेगा उसको ये मुल्क में रोक पाएंगे, या फिर सारा पैसा बाहर चला जाएगा? इसमें जो दूसरा पहलू इसका ये है कि अगर पैसा आ भी जाएगा, इमरान खान बन भी जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? हम्म, जो इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं उसमें तो ये कोई तब्दीली करने वाले नहीं। ये तो आज भी अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं। ये तो वही है ना जो कह रहे थे कि साहब मैं आईएमएफ के पास नहीं हम्म, जाऊंगा, मैं हम्म, किसी से भीख नहीं मांगूंगा। और आज भी इनके सुरों में कोई बदलाव तो है नहीं। जितने दिन इन्होंने राज किया उतने दिनों में इन्होंने कोई कोई बहुत विजन दिखाया हो, या कोई इन्होंने कोई ऐसी बात कही हो जिससे कि कोई बदलाव आ सके, ऐसा भी कुछ नहीं दिखा। अब किसी कंट्री की अगर डेवलपमेंट होनी है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के अलग अलग एक पहलू होते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म भी करना है तो आपको शॉर्ट टर्म में भी कहीं ना कहीं से कुछ प्रोडक्शंस बढ़ाने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हिसाब करना पड़ेगा। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर ठीक करना है आपको, सबसे पहले तो आपको लोगों का, देखिए भारत जो है वो बहुत लंबे समय तक ट्रेड डेफिसिट में रहा है। ट्रेड डेफिसिट तो आज भी है यहाँ की, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका हमेशा ठीक रहता था, इसलिए क्योंकि जो डायस्पोरा है वो सब यहाँ पैसे भेजती रहती थी। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया में ट्रस्ट है, आज भी है। अब अगर आपकी डायस्पोरा को, जब कोई छोटी कंट्री तो है नहीं पाकिस्तान, अब 240 मिलियन की कंट्री जो है वो मेरे ख्याल से क्या 5वीं सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। तो 5वीं सबसे बड़ी पॉपुलेशन की डायस्पोरा को अगर कंट्री में ट्रस्ट हो और कंट्री के जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो ठीक से चलते हों, तो आपको भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में कभी समस्या आने की दरकार नहीं होगी। बिल्कुल। भारत में तो कभी नहीं होती। एक बार हुई थी जब इन्होंने पूरा राजीव गांधी ने पूरी इकोनॉमी गड़बड़ कर दी थी, लेकिन उसके बाद एक बार आईएमएफ में गई भारत, और वो भी जो थी वो प्रॉब्लम इतनी उसकी नहीं थी। वो प्रॉब्लम दूसरी शॉर्ट टर्म हम्म, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम थी, लॉन्ग सही। टर्म नहीं थी, केवल शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम थी। वो शॉर्ट टर्म में उन्होंने एक वो लिया, अपने रिफॉर्म्स किए, ठीक हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिबरलाइजेशन किया, आप देख रहे हैं आज कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान रुपी और इंडियन रुपी 91 में पाकिस्तान रुपी की जो कदर थी, जो उसकी वैल्यू थी, वो इंडियन रुपी से ज़्यादा थी। आपको ध्यान होगा ये। जी बिल्कुल, और लोग कह रहे हाँ, हैं। और आज जो है एक इंडियन रुपी का 3.5 पाकिस्तानी रुपया मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो ये तो इस वक्त पिछले 30 साल में ही हुआ ना। ट्रू। और पिछले 30 साल में भारत में तो हर तरह की सरकार रही। यहाँ तो मिक्स्ड भी रही, एक जिसको हम बोलते हैं अलायंस की भी सरकार रही। यहाँ पर बीजेपी लेड भी रही,
कांग्रेस लेड भी रही, अब बीजेपी की फुल मेजॉरिटी वाली सरकार है पिछले 9 साल से। तो ये हर तरह की सरकारें होने के बाद भी कम से कम ये जो एक पहलू है इकोनॉमी का, उस पे तो सबने ध्यान दिया ना। जी। कम से कम ट्रस्ट जो है भारत में वो तो नहीं किसी का डगमगाया। अगर भारत की इकोनॉमी में ट्रस्ट डगमगा जाए लोगों को, ये भारत की इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट डगमगा जाए, तो हमारी भी प्रॉब्लम हो जाएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या ज़रूरियातें हैं ये देखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले जो आपकी ज़रूरियात है वो है लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल ट्रू। हाँ। आपको लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक करना पड़ेगा। और इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, इंडिया में इस वक्त जो है वो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स की स्टेट में है, और यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल इतना चुस्त दुरुस्त है कि वहाँ पर कोई हिम्मत नहीं कर सकता, वहाँ पे सबका इन्वेस्टमेंट सेफ है। तो आप देखिए पंजाब से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो माइग्रेट कर गए यूपी में। इंटरनल माइग्रेशन में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं। सही। तो जो पंजाब का इंडस्ट्रियलिस्ट था उसका जितना भी सरप्लस था वो सब उसने यूपी में इन्वेस्ट कर दिया। इसी तरह से गुजरात को ले लीजिए। गुजरात जो है हिस्टोरिकली एक बड़ी पीसफुल स्टेट मानी जाती है, वहाँ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आता है। या कर्नाटका है, वहाँ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आता है। कोई भी आता है इंडिया में बाहर से, कोई मल्टीनेशनल भी आता है, तो वही ये 3-4 स्टेट्स को देखता है कि पहले यहाँ जाया जाए। वेस्ट बंगाल कोई नहीं जाता, ठीक। जबकि वेस्ट बंगाल जो थी इट वाज नंबर 1 इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो वेस्ट बंगाल में था, महाराष्ट्र नंबर 2 पे था। लेकिन नहीं, आज बिल्कुल। महाराष्ट्र नंबर 1 पे है और वेस्ट बंगाल कहीं नहीं है। पंजाब की पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट थी इस कंट्री में 1970s में, आज वो 17वीं प्लेस पे चला गया। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान नहीं दिया। यूपी वॉज वेरी बैकवर्ड, बिहार वॉज वेरी बैकवर्ड बिकॉज ऑफ बैड लॉ एंड ऑर्डर। अब यहाँ योगी आदित्यनाथ के आने के बाद में लॉ एंड ऑर्डर में ड्रामेटिकली इंप्रूवमेंट हुआ यूपी में, तो यूपी इज ऑल्सो नाउ वो नंबर 4 या नंबर 5 पे आ गया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में। तो सर वही ना, अपनी अपनी चीजों से सीख कर और फिर ही भारत आगे बढ़ा है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी इन चीजों को देखना चाहिए और भारत की एग्जांपल लेकर और अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त कंट्री चल रही है ऐसे कंट्रीज नहीं चला करती। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।